बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाह मलिक और मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HEC प्रोफेशनल्स में। आज के जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो निबोश IGC 1 का चैप्टर 1 का जो है लास्ट टॉपिक है, विच इज़ अबाउट कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और इसको जो है वर्क फील्ड्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है कि ताकि आपके हेल्थ एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंगली किसी भी तरह का कोई भी वहाँ पे हादसा रोना ना हो और कोई भी इस तरह की कोई दुर्घटना वहाँ पे ना घटे जिसकी वजह से आपको कोई भी लॉस का सामना करना पड़े। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है और कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से वो काम करता है। कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम उर्फ़ आम में अगर अपने सादा अल्फाज में बात करें तो हम अपने इर्द गिर्द जैसे हम एक टर्म यूज़ करते हैं जो हम ठेकेदार, हम कहते हैं कि भाई फ़लाँ ठेकेदार और फ़लाँ ठेकेदार। अब जो कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है वो कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है और कोई कॉर्पोरेट बॉडी या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जैसे हम बिल्डर्स का नाम सुनते हैं, ये फ़लाँ बिल्डर्स है, ये फ़लाँ बिल्डर है, ये फ़लाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इस तरह के हम नाम सुनते हैं। बेसिकली वो होते तो कॉन्ट्रैक्टर्स ही हैं, वो आपको आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम ऐसे बोलेंगे कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी, कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको जो है टेम्प्रेरी वर्क के लिए कोई भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ऑन सर्टन वेज, एक फिक्स वेज के ऊपर, एक फिक्स रेट के ऊपर आपको अपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ वो नहीं होते। अब जबकि कोई बंदा आपका परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है और आपके बिहाफ के ऊपर आके आपकी प्रेमिसेस के ऊपर काम कर रहा है तो उसकी मैनेजमेंट जो है इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उसको आप परमानेंटली ना आप उसको ट्रेन कर सकते हैं, ना आप उसको जो है वहाँ पर इन चीज़ों के अकॉर्डिंगली परमानेंटली अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग ये टेम्पररी वर्क जो आपको पास वो काम करेगा उसके दौरान आपने उसको मैनेज करना है ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने ये जानना है कि क्लाइंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। क्लाइंट हमारे पास वो पर्सन होता है जो जिसके बिहाफ के ऊपर आके कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है। इन दिस केस द पर्सन विच इज़ हायरिंग अ सर्टेन बॉडी, वो क्या होगा, आपका क्लाइंट होगा। मिसाल में ऐसे आपको देता हूँ कि आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, आप अपना घर बनवाना चाहते हैं। अब घर बनवाने के लिए आप इस केस में क्या होंगे, क्लाइंट होंगे, क्योंकि वो ज़मीन आपकी है, मटेरियल आपका है। अगर नहीं भी है मटेरियल तो बेसिकली वो प्रेमिसेस आपकी, ज़मीन आपकी, उसके ऊपर आप काम करने के लिए एक बंदे को हायर करते हैं जो आपके बिहाफ पे आके उस जगह पे आपके लिए घर बनाता है और आपके लिए कंस्ट्रक्शन करता है। तो इस केस में आप क्लाइंट हुए और जिस बंदे को आपने हायर किया है काम करने के लिए, वो बंदा क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा, जिसको आपने ठेका दिया बेसिकली काम का। अब जबकि हमें ये पता है कि आपकी कॉन्ट्रैक्टर की हर एक एक्टिविटी के लिए क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज़ क्लाइंट। क्योंकि जो प्रेमिसेस है, जो वर्क फील्ड है वो क्लाइंट की है, तो उसको हायर करने वाला भी जो है क्लाइंट, एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक बंदे को, तो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो क्लाइंट के ऊपर आएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि ये क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर है, उसके लिए बेहतर है कि फिर वो इस तरह से उसको मैनेज करे, कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करे और इस तरह से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करे जिसके ऊपर उसको एक पूरा एक एतमाद हो और जिसका उसे पता हो कि ये एक्टिविटी को अच्छी तरीके से यहाँ पे फुलफ़िल भी करेगा, एक्टिविटी को यहाँ पे करेगा भी, और उसके साथ साथ ये कोई इस तरह का कोई सवेर किस्म का हादसा भी नहीं वहाँ पे रोनामाज की वजह से होगा। अब जब शेयर ड्यूटीज़ की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि अब जब क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, इनके दरमियान में शेयर ड्यूटीज़ होती हैं। अब इनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, इनकी मैनेजमेंट कैसे होगी ताकि वो एक्टिविटी वहाँ पे जो है सेफली कंडक्ट हो सके। तो इस शेयर ड्यूटीज़ को बेसिकली हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। तो हम कहते हैं कि 3 स्टेप्स के अंदर इसको हम फुलफ़िल करते हैं। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा आता है कि प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क, और तीसरा आता है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द वर्क। एक एक इन सबको डिस्कस करते हैं तीनों को। सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास है वो है जी सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। अब सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर की जब हम बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि हाउ यू विल सेलेक्ट अ कॉन्ट्रैक्टर, कि आप कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने से पहले उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स देखेंगे, कौन से खसूसियात देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ें आप उसकी चेक करेंगे जिसकी बेस के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर को हायर कौन कर रहा है, बेसिकली ये क्लाइंट हायर कर रहा है और क्लाइंट ही इन सारी चीज़ों को जो है वहाँ पे इंश्योर करेगा कि ये इनमें से जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उस क्लाइंट के अंदर मौजूद होने चाहिए या उस कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर मौजूद होने चाहिए जिसको आप अपने वर्क के लिए वहाँ पे हायर करेंगे। थिंग यू शुड चेक, आप क्या क्या चेक करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ आप चेक करेंगे वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है। किसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी? कॉन्ट्रैक्टर की।
अब जबकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होगी या कॉन्ट्रैक्टर है, वो हेल्थ एंड सेफ्टी को अगर वो इंपॉर्टेंस देता है, अगर उसको हेल्थ एंड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस के बारे में पता है, तो डेफिनेटली उसके पास उसकी एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होगी जो आपको उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता देगी कि भाई उसकी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंगली क्या अचीव करना चाह रही है और किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे फुलफिल करते हैं। दूसरी चीज़, रिस्क असेसमेंट। चैप्टर नंबर 3 के अंदर इंशाल्लाह ताला जब हम रिस्क असेसमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको रिस्क प्रोफाइलिंग का पढ़ाऊँगा कि आपका जब हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्क प्रोफाइल होती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन की हैजर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमें बता रही होती है। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के काम में किस तरह के हैजर्ड्स का सामना हो सकता है। अब कॉन्ट्रैक्टर की जो रिस्क प्रोफाइल होगी या रिस्क असेसमेंट उसकी होगी, वो आपको आइडिया दे देगी कि भाई कि इस कॉन्ट्रैक्टर की एक्टिविटीज़ की वजह से फ़ला हैजर्ड्स यहाँ पे पैदा होंगे। मतलब ये फ़ला मशीनरी लेके आएगा, उसकी जो वर्क फोर्स होगी, ईच एंड एवरीथिंग अपनी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली उसने एक रिस्क असेसमेंट की हुई होगी। अगर उसके पास मौजूद है तो आप उससे डिमांड करेंगे और उसकी चेक करेंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है जी क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड। अब ये देखते हैं कि अब अनक्वालिफाइड पर्सन, अनट्रेंड पर्सन या अनस्किलफुल पर्सन किसी भी लेवल के ऊपर हो, इनकॉम्पिटेंसी बेसिकली हम कहते हैं कि वो आपके लिए किसी भी हादसे का पेश हम हो सकती है और इनकॉम्पिटेंसी किसी भी लेवल के ऊपर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो आप क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक करते हैं। इसमें आपके कॉन्ट्रैक्टर का, उसके वर्कर्स का, उसके एम्प्लॉयज़ का, ईच एंड एवरी पर्सन, इवन कि अगर उसके पास कोई ड्राइवर है तो आपके मशीनरी ड्राइवर है तो आप उसका भी चेक करेंगे क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग रिकॉर्ड कि आया वो भी अपने उसके लिए क्वालिफाइड है, ट्रेंड है कि नहीं है। तो आप रिकॉर्ड चेक करेंगे उस चीज़ के बारे में। देन मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब दुनिया में नंबर ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी हम मेंबरशिप लेते हैं और बेसिकली हम उनसे चीज़ों के बारे में असिस्टेंस ले रहे होते हैं। जैसे इंजीनियर्स जितने भी होते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। अब उसका उनको नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं कि अब जब एक काउंसिल के आप मेंबर हैं तो आप उस फील्ड के सीनियर्स के साथ आपके एक अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं और आप अपने काम में कहीं भी आपको प्रॉब्लम फेस होता है तो आप उनसे असिस्टेंस प्रोवाइड ले सकते हैं। अब हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें तो इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी की जो सबसे बड़ी मेंबरशिप की जो प्लेटफॉर्म है वो है आयोश। अब जो जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर होते हैं तो मोस्ट ऑफ जो होते हैं जो प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं प्रोफेशनल्स हैं तो वो आयोश की मेंबर्स होते हैं। तो और ये भी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो आप चेक करते हैं कि आया वो किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। देन मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरी है उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड देखते हैं, उसका टेस्टिंग रिकॉर्ड देखते हैं। अब जितने भी आपके पास हैवी मशीनरीज होती हैं जैसे क्रेन्स वगैरह होगी तो इनका एक इक्विपमेंट टेस्ट किया जाता है हर एक प्रोजेक्ट के बाद, जिसके बाद इनको एक जो है फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आया ये एक्टिविटीज़ के लिए, नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए फ़िट है कि नहीं है। तो आप वो चेक करेंगे वहाँ पे। प्रीवियस करंट क्लाइंट्स, ये तो ऐसी एक्टिविटी है जो जनरली हम भी अपनी लाइफ में करते हैं। आपने अगर कोई ठेकेदार कोई हायर करना है किसी काम के लिए, अगर घर का अपना काम करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो आप जिस बंदे को हायर करें उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखने के लिए आप इस प्रीवियस क्लाइंट के पास के जाते हैं कि यार पहले इसने कहाँ पे काम किया है, मैं जाकर ज़रा देखूँ तो सही किस तरह का काम करता है, कितना खूबसूरत काम करता है, कितनी सफाई के साथ काम करता है, तो कितना प्रोफेशनल है ये बंदा। ये चीज़ें हम भी उसके बारे में मालूमात करवाते हैं। तो आप उसके प्रीवियस क्लाइंट के बारे में देखते हैं कि इनके साथ वो प्रीवियस प्रोजेक्ट क्या कर चुका है और उसका वहाँ पर रिकॉर्ड कैसा था, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन एक्सीडेंट रिकॉर्ड की तरफ आते हैं कि एक्सीडेंट रिकॉर्ड हमें ये बता देता है कि माजी के अंदर इसने किस तरह के हादसात किए हैं या उन हादसात की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम देखते हैं कि उन हादसात के अंदर जो है अमल दखल इसका था या नहीं था। तो जो भी चीज़ होती है हम उसके बेसिकली रिकॉर्ड चेक करते हैं। रिकॉर्ड से हमें आइडिया हो जाता है कि इसकी एक्टिविटीज़ कितनी प्रोफेशनल है या नहीं है। इन्फोर्समेंट एक्शंस, अब जबकि उससे कोई हादसा होगा या कोई ब्रीच ऑफ लॉ होगा तो उसके खिलाफ इन्फोर्समेंट एक्शन भी होगा। अब इन्फोर्समेंट एक्शन जो है आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक क्लियर इमेज प्रोवाइड करता है। जैसे हम बात करें, मैं जनरली एक बात करूं तो आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे होते हैं या कहीं पे जॉब के लिए जा रहे होते हैं तो आपका पुलिस रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अब पुलिस रिकॉर्ड जो होता है किसी भी इंसान के बारे में उसका एक पूरा इमेज आपको दे देता है कि भाई इसकी जो है कारकर्दगी कैसी है। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन की भी इन्फोर्समेंट एक्शन हम चेक करते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एडुकेट रिसोर्सेज, आया उसके पास आपका जो प्रोजेक्ट है उसको करने के लिए, उसको फुलफिल करने की रिसोर्सेज भी मौजूद है कि नहीं है। अब आपका प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर आपके कॉन्ट्रैक्टर जिसको हायर करने जा रहे हैं उसके पास उस प्रोजेक्ट को करने की रिसोर्सेज हैं, उसके पास इतनी वर्क फोर्स है, इतनी मशीनरी है, इतना जो है बजट उसके पास है। तो हर एक चीज़ वहाँ पर देखी जाती है कि ये सारी हैं। अब ये जो चीज़ें जितनी भी हमने ये फैक्टर्स पढ़े, ये एट्रीब्यूट्स हमने देखे, ये सारे के सारे आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने से पहले देखते हैं। इसकी बेस के ऊपर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे। मिसाल के तौर पे आप इसको ले लें कि ये कॉन्ट्रैक्टर की सीवी आप इसको ले लें। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने सीवी प्रोवाइड करते हैं
तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी सीवी को एनालाइज करती है और उसके बेस के ऊपर एक कैंडिडेट को क्या करती है, वो सिलेक्ट करती है। तो इसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्टर के सिलेक्शन के लिए भी आप समझें कि आप कॉन्ट्रैक्टर की ये सीवी देख रहे हैं और उसकी सीवी के अंदर आपसे ये चीज़ें आप उससे रिक्वायर्ड करेंगे। अब सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जब हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, वो है जी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क। अब आपने कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर दिया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर जब आपके पास काम करने के लिए आएगा तो अब आपने उसके साथ जो है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन डेवलप करनी है और काम को प्लान करना है ताकि काम आपका फ्लूइडली हो सके वहाँ पे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो है वर्क फील्ड के ऊपर एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, पहले भी 2-3 कॉन्ट्रैक्टर आपके पास लगे हुए हैं, एक चौथा आप हायर करके लेके आए हैं, तो उनके दरमियान आपको जो है कोऑर्डिनेशन डेवलप करवानी आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आप उस चीज़ों से पहले हम ये देखते हैं कि भाई कि प्लानिंग को जब क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर आपस में काम को प्लान करेंगे तो जो है क्लाइंट उसके साथ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करेगा और उसके लिए मस्ट है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी। सबसे पहले हैजर्ड पोज्ड बाय द साइट इन द वर्क कैरिड आउट। उस साइट के अंदर कुछ जिनको हम बोलते हैं साइट स्पेसिफिक हैजर्ड्स, जो साइट स्पेसिफिक हैजर्ड्स होंगे उनका शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है। आपने किसके साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ। अब साइट स्पेसिफिक हैजर्ड्स उस बंदे क्लाइंट को ही पता होंगे क्योंकि वो प्रेमिसेस उसकी है और उस चीज़ के बारे में उसे बेहतर नॉलेज है, या वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ पहले से हो रही हैं उस एक्टिविटीज़ की वजह से जो हैजर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसिकली उस जगह की जो आपने प्रीवियस रिस्क असेसमेंट करवाई हुई होगी वो आपने जो है कॉन्ट्रैक्टर के साथ शेयर करनी ताकि उसको एक क्लियर इमेज मिल जाए वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है। देन हैजर्ड पोज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एक्टिविटीज़, अगर वहाँ पे कोई और कॉन्ट्रैक्टर अगर काम कर रहे हैं, पहले से काम कर रहे हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी से हैजर्ड क्रिएट हो रहे हैं आप वो शेयर करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको जो है ब्रीफिंग देगा कि मेरी एक्टिविटीज़ से ये हैजर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ पे, बिकॉज यू आर प्लानिंग द वर्क। आप काम आपस में प्लान कर रहे हैं तो आपका 2 वे ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। दोनों फरीक जो है आपस में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में वो बेस कर रहे हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोवाइड की जाएगी, उसको बताया जाएगा और क्लाइंट ही उसको मेथड स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा कि किस मेथड के अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। आपका डेजिग्नेशन ऑफ जो है वर्क क्या होगा, मतलब किस जगह पे आपने काम करना है, कौन सा एरिया आपकी जुरिसडिक्शन के अंदर होगा, कौन सी जगह आपके लिए इनबाउंड होगी, कौन सी जगह आपके लिए आउटबाउंड होगी और कौन सी फैसिलिटीज़ आपको कहाँ पे मुहैया होंगी। तो इन चीज़ों के बारे में एक डिटेल जो है प्लानिंग जो होती है कॉन्ट्रैक्टर के साथ की जाती है और इनको उस चीज़ों के बारे में गाइड किया जाता है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ सर्टेन अरेंजमेंट्स होती हैं, जैसे अरेंजमेंट्स बिटवीन द क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर जो होती हैं उनके अंदर इंक्लूड किया जाता है भाई सबसे पहले इंश्योरिंग द एक्टिविटीज़ डोंट कॉन्फ्लिक्ट। अब जो अरेंजमेंट्स हैं वो किस तरह से की जाती हैं ताकि एक्टिविटीज़ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर एक वर्क फील्ड के अंदर एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं और 2 कॉन्ट्रैक्टर्स एट अ टाइम एक तरह की एक्टिविटी करना चाहते हैं या डिफरेंट एक्टिविटी भी है, बट वो दोनों एक्टिविटीज आपस में क्लैश में आ सकती हैं। जैसे एक जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने वर्क एट हाइट करना है, उसने कोई सामान जो है वो छत के ऊपर चढ़ाना है और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर उस वक्त जो है कारपेटिंग ऑफ द रोड कर रहा है, रोड की कारपेटिंग कर रहा है। अब दोनों की एक्टिविटीज एट अ टाइम आ रही हैं तो उसकी वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो सकता है। आप कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए वहाँ पे परमानेंट वर्क सिस्टम ले आते हैं या कंट्रोल एक्टिविटीज़ आप करवा देते हैं, तो उससे ये होता है कि वो एक्टिविटीज़ टाइम बाउंड हो जाती हैं। अब जिस बंदे ने वर्क एट हाइट करना है या जिसने लोड हैंडलिंग करनी है वहाँ पे या जो भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए स्पेसिफिक परमिट लेगा और दोनों बंदों ने अलग अपने अपने परमिट्स लेने हैं और दोनों को डिफरेंट टाइम्स के परमिट दिए जाएंगे तो दोनों की एक्टिविटीज़ आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। या इस तरह के कोई भी मैनेजरियल अप्रोचेस आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू जो है आप अपनी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे प्रॉपर्ली अरेंज करें ताकि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की वजह एक कॉन्ट्रैक्टर की वजह से दूसरी की एक्टिविटीज़ अफेक्ट वहाँ पे ना हो। जो तीसरा स्टेप है हमारे पास जी, वो तीसरा स्टेप है हमारे पास मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द वर्क। अब एक्टिविटीज़ को जो मॉनिटर करना है, एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो कॉन्ट्रैक्टर की सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है ताकि वो फ्लूइडली चलती रहें, या फिर उसने इंश्योर करना है कि आया एक्टिविटीज़ जो है एज़ पर और कमिटमेंट वो चल रही है कि नहीं चल रही। अब उनकी प्रीवियस कमिटमेंट जो थी आपकी वर्क प्रैक्टिसेस के बारे में थी, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के बारे में थी, तो उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली वो इंश्योर करते हैं चीज़ों को कि आया वो फ्लूइडली चल रही है या नहीं चल रही। अब ये काम जो है बेसिकली जो है ये तो क्लाइंट का है मॉनिटरिंग, बट ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं तो बाज़ का जो होता है क्लाइंट जो है खुद आके वो बेसिकली मॉनिटरिंग नहीं कर रहा होता। उस चीज़ के लिए उसने कोई कॉर्पोरेट बॉडी दूसरी हायर की होगी या कोई पर्सन उसने हायर किया होगा जिसका काम होगा वहाँ पर मॉनिटरिंग करना। अगर आप देखें तो आपने इर्द गिर्द भी देखें जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ आके खुद जो है वहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं कर रहा होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में उसने एक टीम हायर की हुई होती है जो जिस टीम का काम होता है उन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर भी करना। अब क्लाइंट की जो है ये जुरिसडिक्शन में आता है या उसकी ये एबिलिटी है कि अगर उसको ये लगता है ड्यूरिंग मॉनिटरिंग जो है कि अगर क्लाइंट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम ठीक से नहीं कर रहा या कॉन्ट्रैक्टर कोई ब्रीच ऑफ लॉ कर रहा है या ब्रीच ऑफ जो है उनके आपस में जितनी भी बातें हुई थी
जो उनके आपस में चीज़ें फिक्स हुई हुई थी उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो क्लाइंट किसी भी टाइम उनकी एक्टिविटीज़ को रोक सकता है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जी। आज हमने जो डिस्कस किया बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट को डिस्कस किया कि आप कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क फील्ड्स के अंदर किस तरह से मैनेज करेंगे। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके IG1 के एग्ज़ाम के अंदर बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन आ जाता होता है कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के बारे में, तो टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा आपने जो टॉपिक क्वेश्चन इसमें आता है बेसिकली वो सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आता है कि ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर के आप जो है सिलेक्शन के कॉन्ट्रैक्टर के सिलेक्शन के दौरान उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स देखेंगे या क्या क्या चीज़ें आपने उसको देखनी होंगी, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे। तो जो स्लाइड जो इसका फर्स्ट हमने जो स्टेप पढ़ा है कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट का, जिसमें हमने सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर की बात की, तो वो उसमें जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स हम उसमें देखते हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स हम उसमें देखते हैं। हमने 3 जो है स्टेप्स डिस्कस किए। सबसे पहला स्टेप हमने डिस्कस किया था सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में था, और तीसरा था हमारा मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द वर्क। होपफुली आपको जो है चीज़ समझ आई होगी, टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अपना स्टार्ट करेंगे।